दूसरी सुबह सन्नान अपने कमरे के एक कोने में दीवार से आईना लटकाए शेव बनाने में मसरूफ था। उसने कमर के गिर्द एक तौलिया बांध रखा था। सन्नान उन लोगों में से था जो शेव बनाते वक्त ब्रश और साबुन से खूब खेल खेलते थे। नतीजतन उस अमल के इख्तिताम पर हर तरफ झाग ही झाग नजर आती है। शेव का सामान और उनका अपना जिस्म उसकी जद में आते ही हैं, मगर गुस्ल खाने की दरो दीवार पर भी जदीद मुसव्वरी के कई शाहकार जन्म लेते हैं। इसी सूरत हाल से निमटने के लिए वो शेव बनाते हुए सिर्फ एक तौलिए में ही मलबूस था। पानी ठंडा होने की वजह से झाग गाढ़ी नहीं थी। एक मर्तबा रेजर इस्तेमाल करने के बाद वो दूसरी बार साबुन अपने चेहरे पर फैला रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सर झुकाकर तौलिए के एक कोने से गालों पर लगा साबुन पोंछा और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। बाहर मैडम जी अपने खिजा रसीदा होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट सजाए उसे टुक टुक तक रही थी। उसने पहले तो सन्नान की कमर के गिर्द लिपटे मुख्तसर तौलिए की जानिब देखकर एक ठंडी सांस भरी और फिर एकदम कहने लगी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? क्या बात है मैडम जी? उसने तौलिए की गिराह को थामते हुए नागवारी से पूछा। तुम तो कहते थे कि मैं ऐसी रोमानी मुहिम जुई के लिए मौजू नहीं हूँ। सन्नान को ख्याल आया कि हो ना हो मैडम को पिछली शब के हंगामे की खबर हो गई है। कैसी रोमानी मुहिम जुई? वो तो हम दोनों सिर्फ कॉफी पी रहे थे। मैं जैनी की बात नहीं कर रही। वहां तो सिर्फ रोमान ही रोमान है। मुहिम जुई का मरहला नोटों से ही तय कर लिया जाता है। सन्नान को गुस्सा आ गया। मैडम जी ने शायद चुस्की लगाने के लिए शाम का भी इंतजार नहीं किया। आप बुरा ना माने तो इस वक्त मुझे तैयार होकर कहीं बाहर जाना है। मैं तो बुरा नहीं मानूंगी, मगर वो छोटी सी मोटी सी औरत जो पिछले 10 मिनट से नीचे गली में तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो जरूर बुरा मानेगी। मैडम जी ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह! सन्नान ने सर हिलाया और जल्दी से खिड़की से नीचे झांका। फुटपाथ के किनारे फ्रांसीसी कार सिट्रॉन के सबसे नन्हे मुन्ने मॉडल में स्टीयरिंग थामे मुंह फुलाए पास्कल बैठी थी। सुबह बखैर, सन्नान ने हाथ हिलाकर कहा। पास्कल ने बड़े आराम से सर उठाकर ऊपर की जानिब देखा। काहिलुल वजूद लड़के, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? उसने जानबूझकर इतने जोर से कहा कि फुटपाथ पर चलने वाले राहगीर मुंह उठा उठाकर ऊपर सन्नान की तरफ देखने लगे। दो बूढ़ी औरतें वहीं रुक गईं और सन्नान को ऐसे घूरा जैसे कह रही हों कि नीचे दफा क्यों नहीं होते, क्यों इस नन्ही सी जान को हलकान करते हो। ऊपर कमरे में चली आओ पास्कल, सन्नान ने हौले से कहा। पास्कल ने कुछ कहे बगैर नफी में सर हिला दिया और उंगली के इशारे से उसे नीचे आने को कहा। फुटपाथ पर खड़ी हुई बूढ़ी औरतों ने सन्नान को कहर आलूद नजरों से देखा, जैसे वो इस बात से नाखुश हों कि एक ऐसा लड़का जिसके बदन पर बनियान तक नहीं, इस भोली भाली लड़की को अपने कमरे में आने की दावत क्यों दे रहा है। और फिर आगे चल दी। अभी आया, सन्नान ने जल्दी से कहा और खिड़की बंद कर दी। उसने वहीं खड़े खड़े अपने चेहरे पर लगा बाकी मांदा साबुन तौलिए से पूंछा और कपड़े बदलने लगा। मैडम जी अभी तक दरवाजे के पास खड़ी थी। शुक्रिया मैडम, उसने झुककर कहा। मैडम जी टस से मस न हुई। शुक्रिया मैडम, उसने एक मर्तबा फिर झुककर कहा। मैंने कपड़े बदलने हैं। मैडम जी ने एक निहायत सर्द किस्म की आह भरी। शरारती लड़का, उसने अपनी उंगली सन्नान के चौड़े सीने पर ठोंकते हुए कहा और हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सन्नान कपड़े बदलकर नीचे गली में आया तो पास्कल उसी तरह मुंह बनाए कार में बैठी थी। सुबह खैर, सन्नान ने बगैर छत की कार के हैंडल पर हाथ रखते हुए कहा। 10 बज रहे हैं। पास्कल ने सर उठाकर उसे घूरा और मैं पूरे 15 मिनट से यहाँ खड़ी मुतवातिर हॉर्न बजा रही हूँ। ऊपर कमरे में आ जाती। इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। और फिर तुम्हारी मालिकन जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी खुद ही कहने लगी कि वो तुम्हें बुला लाएंगी। हाँ मैडम जी, खिल उठी थी तुम्हारा नाम सुनकर, पास्कल ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, उसकी तबीयत में बेहद शोखी है, सन्नान ने जवाब दिया। इस उम्र में भी? पास्कल स्टीयरिंग छोड़कर साथ वाली नशिस्त पर खिसक गई। बहरहाल कार तुम चलाओ। मैं? सन्नान घबरा गया। हाँ, मुझसे ठीक तरह ब्रेक नहीं लगती। हम लोग ये नीच काम नहीं करते। सन्नान ने बड़े ठुस्से से सीना फुलाकर कहा। हमारे यहाँ कार चलाने के लिए शोफर रखे जाते हैं। वाकई? पास्कल ने फौरन यकीन कर लिया। और क्या? सन्नान हंस दिया और फिर संजीदा होकर कहने लगा, तुम ही चलाओ पास्कल। दरअसल हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी को कार खरीदने की तौफीक नहीं हुई।
और इसलिए मैं ड्राइविंग के मामले में बिल्कुल कोरा हूँ। पास्कल ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर हंसते हुए कहने लगी, चलो तुम भी क्या याद करोगे, आज मैं तुम्हारे शोफर की हैसियत से कार चलाऊंगी। तो फिर मैं पिछली नशिस्त पर बैठ जाता हूँ, सन्नान ने फौरन से कहा। पास्कल ने जवाब में उसे बुरी तरह घूरा और वो मुस्कुराता हुआ उसके पहलू में बैठ गया। पास्कल ने कार स्टार्ट कर दी। मुमारत की तंग गलियों में से निकलकर पेरिस के अपर हाउस से गुजरकर वो कॉनकॉर्ड चौक में आ गए। इस चौक का नाम पहले इनकलाब का चौक हुआ करता था। वो सामने जहां अब एक खूबसूरत फव्वारा है, गिलोटिन गाड़ कर लुई शांस दहम का सर कलम किया गया था। पास्कल ने बाएं तरफ इशारा करके उसे बताया और फिर कार बाएं हाथ पर ही शांस पर मोड़ दी। वो बड़ी मशाकी से कार चला रही थी, मगर बार बार उसकी नजर सामने सड़क से हटकर सन्नान पर मरकूज हो जाती। वो इस बेजा इल्तफात से घबराहट सी महसूस कर रहा था। देखकर कार चलाओ, खामखा कोई हादसा कर बैठोगी। हादसा तो हो चुका है, पास्कल ने शरारत से कहा। वो सन्नान के मना करने के बावजूद उसकी तरफ देखे चली जा रही थी। मेरी तरफ क्या देख रही हो? यूनानियों का देवता अपोलो याद आ रहा है, उसने शोखी से कहा। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, सन्नान ने झेमते हुए कहा, अपोलो दरमियाने कद और गंदुमी रंग का आम सा आदमी न था। वक्त वक्त की बात है। पास्कल की आंखों में शरारत नाच रही थी। ये कार तुम्हारी है? सन्नान इस मौजू से छुटकारा हासिल करना चाहता था। नहीं, खाला की है, पास्कल ने जवाब दिया। मेरी टांग में अभी तक दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उनसे मांग ली। मैं आज ज्यादा नहीं चल सकती, सिर्फ बैठ सकती हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ तब तक ही हसीन लगती हूँ जब तक किसी कहवा खाने के कोने में बैठी। तुमने अब अगर इस किस्म की कोई बात की तो मैं कार से नीचे उतर जाऊंगा। चलती कार से, सन्नान ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर धमकी दी। अच्छा नहीं करूंगी। पास्कल ने अपना दायां हाथ इस तेजी से ऊपर उठाया जैसे उसे किसी ने बंदूक दिखा दी हो। वादा? हाँ, बिल्कुल वादा। पास्कल ने अपनी आदत के मुताबिक बच्चों की तरह सर हिलाकर इकरार किया। सन्नान ने हैंडल छोड़ दिया और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगा लिया। पास्कल आज सफेद लेस के एक निहायत दीदा जेब लिबास में मलबूस थी और उसने अपने कटे हुए सुनहरी बालों के ऊपर नीले रंग का एक रेशमी रुमाल बांध रखा था। लंबी पलकों और हल्के नीले रंग के मेकअप से उसकी आंखों की नीलाहट और भी उजागर हो रही थी। आज फिर मौसम बेहद खुशगवार था और पूरा शहर चमकीली धूप में नहाया हुआ था। आज कहाँ जाने का इरादा है? पेरिस से बाहर फाउंटेन ब्लू का रोमानी जंगल है, जहाँ किसी जमाने में फ्रांसीसी बादशाह शिकार खेला करते थे। क्या ख्याल है? वहां जाकर क्या करेंगे? पाकिस्तानी लड़कियां जंगलों में जाकर क्या करती हैं? पाकिस्तानी लड़कियां सिरे से जंगलों में जाती ही नहीं, कम से कम लड़कों के साथ तो हरगिज नहीं। सन्नान ने हंसकर कहा, वैसे आज तुम पर यह पाबंदी आयद नहीं होती क्योंकि तुमने झुमके नहीं पहन रखे। हाँ, शायद तुम ठीक ही कहते हो। वहां जाकर क्या करेंगे? और फिर मुझे वहां बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। उनकी छोटी सी कार शॉन्स के ट्रैफिक के हुजूम में बिल्कुल रेंग रही थी। उनके आगे और पीछे कारों और टैक्सियों का एक समंदर रवां था। सड़क के साथ फुटपाथ पर बेहद रौनक थी। तमाम कहवा खाने भी ठुसे पड़े थे। अहले पेरिस की अक्सरियत इस चमकीले दिन की खूबसूरती का हिस्सा बांटने के लिए घरों से बाहर निकल आई थी। सन्नान को ख्याल आया कि पेरिस में आमद के पहले रोज बुए डी बोलोन के इलाके में से गुजरते हुए उसे वहां कितनी खूबसूरती और सुकून का एहसास हुआ था और उसने वहां एक रोज वापस आने के बारे में सोचा था। शहर से बाहर दरियाए सेन का पानी उजला और शफाफ होगा। इसके अलावा पास्कल का फ्लैट भी तो इसी इलाके में था। क्यों ना आज बुए डी बोलोन में दरियाए सेन के हरे भरे और पुरसुकून किनारों पर पिकनिक मनाई जाए। सन्नान ने तजवीज पेश की, लेकिन मछलियां पकड़ने के लिए बंसी और डोरी का इंतजाम कहां से होगा? सन्नान ने सर खुजाया। कलीसा नोटर डैम के पहलू में फूलों का बाजार है, वहां मछलियां पकड़ने का सामान भी मिल जाएगा। पास्कल ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए खुश होकर कहा और कार वहीं से वापस कॉनकॉर्ड चौक की तरफ मोड़ दी। पास्कल की इस हरकत पर बाकी कारों के ड्राइवरों ने बेहद बुरा मनाया क्योंकि शॉन्स पर इस तरह मुखालिफ समत में कार मोड़ना खिलाफ कानून था। इस खफगी का इजहार उन्होंने अपने हॉर्न बजा बजा कर करना शुरू कर दिया। पास्कल ने सिर्फ नाक सुकेड़ कर मुस्कुरा देने पर ही ये तमाम हॉर्न खामोश कर दिए।
भला एक खूबसूरत लड़की को इतना भी हक हासिल नहीं कि वो कानून में थोड़ा सा रद्दोबदल कर सके। साबित हुआ कि फ्रांसीसी मर्द कानून से ज्यादा हुस्न का एहतराम करते हैं। तुम अपनी मुस्कुराहट का नाजायज फायदा उठाती हो। सन्नान ने पीछे मुड़कर उन तमाम ड्राइवरों की तरफ एक नजर की जो हॉर्न बजाने के अलावा अपनी कारें चलाना भी भूल चुके थे। ये तो कुछ भी नहीं, पास्कल फिर मुस्कुरा दी। मैंने आज तक सैकड़ों बार गलत जगह पर कार खड़ी की, ट्रैफिक की रोशनियों का कभी ख्याल नहीं रखा, मगर फिर भी आज तक मेरा चालान नहीं हुआ। फ्रांसीसी पुलिस के सिपाही को भी यही रिश्वत दी जाती है। बुरी बात, सन्नान ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार सर हिलाकर किया। कॉनकॉर्ड के चौक में पहुंचकर पास्कल ने कार दाएं हाथ मोड़ दी और वो एक पुल पार करके शहर के जजीरे में आ गए। सेन एक जगह दो शाखों में बढ़ जाता है और चंद 100 गज के फासले पर दोबारा मिल जाता है। इन दो शाखों के दरमियान ये छोटा सा जजीरा शहर का जजीरा कहलाता है। कलीसा नॉटरडेम और फूलों का बाजार भी यहीं पर वाक़ है। फूलों के बाजार के दोनों अतराफ लकड़ी के खोखों में ताज़ा फूलों के अंबार लगे हुए थे। ये फूल पेरिस के गिरदोनिवाह में उगाए जाते हैं और सुबह सवेरे घोड़ा गाड़ियों और ट्रकों में लाद कर यहाँ पहुंचा दिए जाते हैं। फूलों के बाजार के साथ एक बाजार सिर्फ परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए मखसूस था। खोखों के बाहर खड़े दुकानदार फूलों के नाम और उनकी कीमतों की आवाजें लगा रहे थे। एक पस्ताकत दुकानदार जिसके हाथ में जर्द गुलाब का एक गुलदस्ता था, सन्नान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और फ्रांसीसी में कुछ कहा। सन्नान खड़ा हो गया। जर्द गुलाब बेहद खूबसूरत लग रहे थे, क्यों ना पास्कल के लिए खरीद लिए जाएं। उसने आगे बढ़कर दुकानदार से कीमत दरियाफ्त की तो मालूम हुआ कि 20 फ्रैंक के हैं। चुनाचे फौरन इरादा तर्क कर दिया और सिर्फ एक फूल खरीदने पर ही इक्तफा किया जो 2 फ्रैंक में पड़ा। पास्कल इस दौरान में मछलियां पकड़ने का सामान तलाश करती रही जो बिलाखिर बाजार के सिरे पर वाक़े एक खलीज खोखे में ऊँघते हुए फ्रांसीसी बूढ़े से दस्तयाब हो गया। दरियाए सेन में मछली का शिकार खेलने के लिए कम से कम कितना सामान दरकार होगा? सन्नान ने बूढ़े के आराम में मुखिल होते हुए दरियाफ्त किया। बूढ़े ने एक लंबी जमाई ली, अपनी फ्रांसीसी तर्ज की बैरी टोपी की नोक पलक दुरुस्त की और खांस कर बोला, कम से कम सामान? हाँ, सन्नान ने असबात में सर हिला दिया। बूढ़े ने एक नजर पास्कल पर डाली और अपनी बड़ी हुई दाढ़ी खुजाकर कहने लगा, 2 अमरीकी बंसियां और डोरी 50 फ्रैंक, मछलियों को पानी से बाहर निकालने का जाल 10 फ्रैंक, कांटे पर लगाने वाले नकली कीड़े मकोड़े 20 फ्रैंक, प्लास्टिक का टब शिकार की हुई मछलियां रखने के लिए 10 फ्रैंक, कुल 90 फ्रैंक मॉस्योर। कुल 90 फ्रैंक मॉस्योर? सन्नान ने बूढ़े की नकल उतारते हुए चिढ़कर कहा, मैंने मछलियां पकड़नी है मियाँ, मगरमच्छ नहीं। 90 फ्रैंक बहुत ज्यादा हैं। और खोखे से बाहर जाने लगा। बूढ़े ने सन्नान के कंधे पर हाथ रख दिया। आपका इरादा वाकई मछलियां पकड़ने का है या मकसद मैडमोजेल के साथ एक खुशगवार दोपहर गुजारना है? बस बैन बैन ही समझो। सन्नान ने फ्रांसीसियों की तरह अपने कंधे सुकेड़ कर जवाब दिया। तो फिर उसने कोने में पड़े एक लकड़ी के संदूक को खोलते हुए सन्नान को मुजदा सुनाया, मेरे पास इस्तेमाल शुदा बंसियां 5 फ्रैंक फी के हिसाब से भी हैं, कीड़े मकोड़े मुफ्त। बंसियां खरीद कर वो दोनों फूलों के बाजार में से गुजरकर सड़क पर आ गए जहां पास्कल की कार खड़ी थी। सन्नान ने बंसियां पिछली नशिस्त पर रख दी और आगे बैठ गया। पास्कल खड़ी रही। क्या बात है, कार में क्यों नहीं बैठती? तुमने मछलियों के खाने के लिए तो नकली कीड़े मकोड़े खरीद लिए हैं, मगर अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अगर मैं गलती पर नहीं तो पिकनिक के लिए खुराक की भी जरूरत होती है। दुरुस्त फरमाया पास्कल बीबी। सन्नान ने कार से निकलकर पास्कल के आगे झुककर कहा और उसका बाजू थाम कर सड़क के पार एक कहवा खाने में चले गए। काउंटर के पीछे कहवा खाने का दराज कद स्याह मूंछों वाला मालिक आज के पहले गाहक के इंतजार में खड़ा जमाइयां ले रहा था। उन्हें देखकर उसकी मूंछें नथनों से भिड़ने लगीं और वो मुस्कुरा दिया। पास्कल ने सन्नान के मशवरे के मुताबिक सलाद, ताज़ा फल, पनीर और सूखा गोश्त वगैरह खरीद लिया। कहवा खाने के मालिक की आंखें इस दौरान सन्नान पर लगी हुई थी। वो उसे बगौर देखता रहा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। कदरे तामुल के बाद उसने सन्नान से मुखातिब होकर फ्रांसीसी में कुछ कहा। पास्कल ने मुतरज्जिम के फराइज अंजाम देते हुए कहा कि पूछ रहा है कि कौन से मुल्क से आए हो। सन्नान के मुंह से अभी पाकिस्तान के अल्फाज पूरी तरह अदा भी नहीं हुए थे कि उसने गर्मजोशी से काउंटर के पीछे से खड़े खड़े उसके कंधे पकड़ लिए। अल्हम्दुलिल्लाह,
खालिसतन अरबी लहजे में। कमर के गिर्द बंधा हुआ सफेद एप्रन उतार कर वो काउंटर के पीछे से बाहर निकल आया और सन्नान को गले लगाकर उसके दोनों गालों पर बोसा दिया। सन्नान को अब मालूम हुआ कि फ्रांसीसियों ने ये आदत कहां से मुस्तार ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, वो कह रहा था। अलजजायरी मोहम्मद बकर। अलजजायर के रहने वाले मोहम्मद बकर ने मेहमान नवाजी का ऐसा भरपूर मुजाहिरा किया जैसे सन्नान और पास्कल पेरिस के किसी कहवाखाने की बजाय सहरा में उसके खेमे में मेहमान बनकर आए हों। कॉफी पिलाई, सैंडविच खिलाए और जाते वक्त खुराक की टोकरी में एक क्रीम केक तोहफे के तौर पर रख दिया। इस अलजजायरी ने इस तरह तुम्हारा इस्तकबाल किया जैसे तुम आपस में रिश्तेदार हो। पास्कल ने कहवाखाने से बाहर कदम रखते ही हैरत से कहा, हाँ, हम दोनों एक ही डोर में बंधे हैं जिसका नाम इस्लाम है। हाँ, हम इस नाते से रिश्तेदार होते हैं। पास्कल बेहद मुतासिर नजर आ रही थी। एक मर्तबा फिर कार कॉनकॉर्ड चौक में दाएं हाथ मुड़ी। शॉन्स को तय करके वो फतह की मेहराब तक आ गए जिसके गिर्द एक बड़े गोल चक्कर में सैकड़ों कारें चींटियों की मानद रेंग रही थी। 12 खूबसूरत सड़कें अपनी सारी ट्रैफिक इस गोल चक्कर में उगल रही थी और फिर वही ट्रैफिक दोबारा इन्हीं सड़कों में जज्ब हो जाती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। हम मजीद वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।